बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है रिव्यूइंग द लिटरेचर। और लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिखा जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितने स्टेप हैं लिटरेचर रिव्यू लिखने में, ये सारा हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये आपने जो डॉक्टर अरिजीत कुमार की बुक है जो मैंने आपको सॉफ्ट में CR कोठारी की किताब के साथ एक और किताब मैंने आपको भेजी थी डॉक्टर अरिजीत कुमार की, उस किताब में से आपने ये चैप्टर करना है। पेज नंबर 51 है इस चैप्टर का, और यहीं से आप इसको तैयार करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है वो इसका देखते हैं कि सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या है। उर्दू में लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है अदब का जायज़ा। ठीक है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक, क्योंकि हमने बात करनी है विद रेफरेंस टू द साइंस, तो अगर हम वैसे तो हम रिसर्च के हवाले से बात करें, लेकिन रिसर्च में भी हम पर्टिकुलरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। तो लिटरेचर रिव्यू सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि आप जिस भी फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप जितना भी मवाद उसका उस फील्ड का या उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में, जर्नल्स में, आर्टिकल्स में, आप उन सब को जो है ना वो रीड आउट करते हैं, आप उन सब को जो है वो स्टडी करते हैं। यानी एक जनरल आपको मेथडोलॉजी बता रही हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है लिटरेचर रिव्यू में कि हम वो सारा मटेरियल जो भी हमें बुक्स में से, जो भी हमें मिलता है, किसी भी आप कह लें कि सर्च इंजन पे मिलता है, वो हम सारा उसको सर्च करते हैं। फिर हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम उसमें मुख्तलिफ थीम्स को और मुख्तलिफ गैप्स को देखते हैं। गैप्स क्या मतलब डेफिशिएंसी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आप करना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड में हम जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसमें हम डिफरेंट थीम्स को, डिफरेंट थेरीज को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी जो है ना एजम्पशन के मुताबिक एक आउटलाइन तैयार करते हैं। ठीक, और फिर आउटलाइन तैयार करके जो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ उस पर फिर हम वो लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। और लिटरेचर रिव्यू में फिर ये होता है कि उसमें एक मेन इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद एक मेन जो आपने बनाई हुई एजम्पशन, जो आपकी हाइपोथेसिस था, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपकी बनाई हुई रिसर्च प्रॉब्लम है, वो होती है। और फिर एंड पे कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, और डेफिनेटली उसमें मेथोडोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ से भी हम देख लेंगे कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली क्या होता है। वन ऑफ द एसेंशियल प्रीलिमिनरी टास्क, प्रीलिमिनरी आपको पता है कि जो पहले से इब्तदाई जो स्टडी की जाती है, सारा किसी भी रिसर्च को करने से पहले जितना भी अदब उसके हवाले से, उस पर्टिकुलर फील्ड टॉपिक के हवाले से आप कर रहे होते हैं, वो प्रीलिमिनरी स्टडी होती है। और वही प्रीलिमिनरी टास्क है व्हेन यू अंडरटेक अ रिसर्च स्टडीज टू go through the existing literature in order to acquaint yourself with the available body of knowledge in your area of interest। यानी अपने पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जब आप चाहते हैं कि आप सारे जितना भी उससे पहले आपकी रिसर्च से पहले उसके ऊपर काम हो चुका है उससे वाकिफ हों। इक्वेंट का मतलब होता है वाकिफ होना, टू नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, यानी उस टॉपिक के बारे में आपको सारा कुछ पता हो, आप उससे वाकिफ हों, तो इसी को हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। रिव्यूइंग द लिटरेचर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, डॉन्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग। देखें, लिटरेचर रिव्यू को इतना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि आप इंटरनेट को भी देखते हैं, आप बुक्स को देखते हैं, जर्नल्स को देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, डॉन्टिंग टास्क है। डॉन्टिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, और फ्रस्ट्रेटिंग बाजू का आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उकता भी जाते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो रिवॉर्डिंग। डेफिनेटली जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर फील्ड में इतना कुछ आपकी नज़र से गुजर जाता है, तो आपको एक स्पेसिफिकली आपको रिवॉर्ड भी मिलता है इस सूरत में कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर एरिया या टॉपिक के अंदर आपकी एक्सपर्टीज भी होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर भी हो जाते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस एंड मेक्स अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशनल स्टेप। यानी आपके रिसर्च के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंटल हैं, मेथडोलॉजीज हैं, आपने एनालिटिकल जो भी जितनी भी टेक्निक्स यूज़ करनी है, वो सब में ही लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो उसका इंटेग्रल बहुत नेसेसरी पार्ट है। आप उसको किसी सूरत भी जो है ना वो नहीं कर सकते इग्नोर। It has value even before the first step, that is when you are merely thinking about a research question that you may want to find answer to through your research journey।
यानी अभी आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन कोई किसी भी फील्ड या पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से है, तो ही लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो साथ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिसर्च इट हेल्प्स यू टू एस्टैब्लिश द थ्योरेटिकल रूट्स ऑफ योर स्टडी, क्लैरिफाई योर आइडियाज एंड डेवलप योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी ये कहाँ कहाँ बेसिकली कर रहा है कि आपके आइडियाज उस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से क्लियर हो जाते हैं, आपको मेथोडोलॉजीज का पता चलता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को, पेपर्स को, और पहले से जितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, थेरीज डेवलप हो चुकी हैं, आप उनको स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो आपको बहुत सारी मेथोडोलॉजीज का पता चलता है। लेटर इन द प्रोसेस द लिटरेचर रिव्यू सर्व्स टू एनहांस एंड कंसोलिडेट योर ओन नॉलेज बेस। यानी बाद में क्या होता है कि आपका अपना जितना नॉलेज होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंसोलिडेट का यहाँ पे मतलब है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड बनता है उस पर्टिकुलर फील्ड और टॉपिक के हवाले से। योर ओन नॉलेज बेस एंड हेल्प यू टू इंटेग्रेट योर फाइंडिंग्स विद द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और फिर क्या होता है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन है और जो इस वक्त मटेरियल जितना बुक्स में, जर्नल्स में, आर्टिकल्स में या लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो सारा नॉलेज आपके जहन में होता है, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है। जो आपके माइंड में क्वेश्चन है आप उसको इंटेग्रेट करते हैं और अपने रिसर्च प्रॉब्लम को उसी तरह मॉडिफाई भी करते हैं। जो आपने जिस तरह आपने लिटरेचर सारा आपकी नज़र से गुजरा है, जो आपने बुक्स में पढ़ा है या किसी भी जर्नल में पढ़ा है, आपने आर्टिकल्स में पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं, तो आपका आपका बनाया हुआ जो रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन है, वो फिर उसी तरह मॉडिफाई भी हो सकता है। Since an important responsibility in research is to compare your findings with those of others, it is here that the literature will help an extremely important role. कि आप जो पहले से काम हो चुका है उनकी जो फाइंडिंग्स थी, डेफिनेटली आपके जहन में जो रिसर्च क्वेश्चन होता है आप उसके साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर आप वही काम कर रहे हैं जो पहले से ऐसा कोई रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपने बनाया जिस पर ऑलरेडी बहुत सारा काम हो चुका है, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली फाइंडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी कि इसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, कौन से नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी हमें पता चल जाता है। ड्यूरिंग द राइट अप ऑफ योर रिपोर्ट इट हेल्प्स यू टू इंटेग्रेट योर फाइंडिंग्स विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, दैट इज टू आइदर रिपोर्ट और आइदर सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट अर्लियर रिसर्च। यानी बाद में क्या होता है कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होते हैं और जब आपने रिसर्च पूरी कर ली, तो फिर आपको पता चलता है कि जो आपकी फाइंडिंग्स थी और जो पहले से काम हो चुका है, आपकी फाइंडिंग्स उनको सपोर्ट कर रही हैं या उनके कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं, कोई नई फाइंडिंग्स आई हैं, कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं, कोई नई आपकी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें हमें लिटरेचर रिव्यू की वजह से ही पता चलती हैं। The higher the academic level of your research, the more important a thorough integration of your finding with existing literature becomes. In summary, a literature review has the following function. अब ये फंक्शन पहले उसने आपको डिफाइन किया है कि व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू और थोड़े से उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। अब वो मेजरली बता रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इट प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू योर स्टडी, इट हेल्प्स यू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन व्हाट यू are proposing to examine and what has already been studied. अच्छा, it provides a theoretical background to your study. अब अभी आप इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि हमारे पास दो किस्म की जो है ना फ्रेमवर्क्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू के बाद। एक होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कोई भी रिसर्चर डिज़ाइन करता है, और एक होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि जब एक रिसर्चर, उसके माइंड में कोई रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक है, उसने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया है। जब उसने लिटरेचर रिव्यू पढ़ना स्टार्ट किया है, बुक्स को, जर्नल्स को, मुख्तलिफ पब्लिकेशंस को, आर्टिकल्स को, एब्स्ट्रैक्ट्स को, मुख्तलिफ पेपर्स को, तो क्या होगा कि उसने बहुत सारी थेरीज और कॉन्सेप्ट्स उसकी नज़र से गुजरेंगे। तो वो डेवलप करता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक या फील्ड में बनता है। उसके बाद वो डेवलप करता है कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये होता है कि जो कुछ थेरीज, जो कुछ रिपोर्ट्स, जो कुछ पहले से काम जो वो उसने पढ़ा है, उसके मुताबिक वो अपना रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम प्रिपेयर करता है और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि लिटरेचर रिव्यू ही थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपकी स्टडी को प्रोवाइड करता है। इट हेल्प यू एस्टैब्लिश द लिंक। इसकी वजह से ही जो आपने
प्रपोज किया है, या आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है जो पहले से काम हो चुका है, आप उनको इंटेग्रेट या उनको रिलेट कर सकते हैं, लिंक डेवलप कर सकते हैं. इट एनेबल्स यू टू शो हाउ योर फाइंडिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन योर प्रोफेशन. इसमें क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर थ्योरी या कोई भी रिसर्च वर्क पहले से हुआ हुआ है तो उसमें कहाँ गैप है, कहाँ डेफिशिएंसी है. ठीक है, और उसके मुताबिक आप कौन सा काम सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नॉलेज में. अगर कोई गैप है उस पर्टिकुलर रिसर्च में तो आप उस गैप को कैसे फुलफिल कर सकते हैं. इट हेल्प यू टू इंटेग्रेट योर रिसर्च फाइंडिंग इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज. In relation to your own study, the literature review can help in 4 ways. Bring clarity and focus to your research problem. Definitely जब आप बहुत सारे लिटरेचर स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है उस टॉपिक के बारे में. जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस पर्टिकुलर फिनोमेना में इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें. एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम. इम्प्रूव योर रिसर्च मैथडोलॉजी. आप जब पिछली बहुत सारी रिसर्च पेपर्स या लोगों को किया हुआ काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से रिसर्चर्स ने कौन कौन सी मैथडोलॉजीज जो है ना वो उन्होंने फॉलो की थी. और बाज़-औक़ात ये होता है कि आपको पता चलता है कि ये वाली मैथडोलॉजीज़ के ये ड्रॉबैक्स हैं, साथ उन्होंने ड्रॉबैक्स भी बताए होते हैं कि इसमें ये डिफ़िकल्टीज़ आई इन पर्टिकुलर मैथडोलॉजीज़ में, तो आप जो है वो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मैथडोलॉजी को. ब्रॉडन योर नॉलेज बेस इन योर रिसर्च एरिया एंड कॉन्टेक्सचुअलाइज योर फाइंडिंग्स. अब यहाँ पे ये होता है कि जब आप बहुत सारा मटेरियल एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं, एक तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपका रिसर्च प्रॉब्लम जो रिसर्च क्वेश्चन जो आप डेवलप कर रहे हैं वो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ आप डेवलप करेंगे. मैथडोलॉजीज़ का आपको पता चलेगा, जो पहले लोगों ने मैथडोलॉजीज अपनाई थी उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी आपके सामने होंगे. इसके अलावा ये है कि आपका जो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका नॉलेज जो है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा, बड़ा वास्ट हो जाएगा. और फिर कॉन्टेक्सचुअलाइज का मतलब होता है ये जिससे आपको सबाक के मुताबिक आपकी कोई फाइंडिंग्स हो, यानी आप हवाला जात के साथ जो भी कुछ आपने सर्च किया है डेफिनेटली उसके रेफरेंसेस मौजूद हैं, और पर्टिकुलर रेफरेंसेस के साथ यानी ऑथेंटिक स्टडी करके ही आप रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे. और ये ऑथेंटिक स्टडी आएगी लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए. डेफिनेटली आप लिटरेचर पढ़ेंगे, मुख्तलिफ बुक्स हैं, जर्नल, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनसे, तो आपकी जो है ना वो उनके रेफरेंसेस भी होंगे. जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, जो मैंने आपको बताया कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक मेन इंट्रोडक्शन होता है, और इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है, और उसके बाद उसकी जो है ना फाइनल उसके रिजल्ट्स होते हैं, यानी जो आपकी फाइंडिंग है उसके मुताबिक आप उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो फिर आप जो है ना फिर उसको आप कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, उसके सारे रेफरेंसेस वगैरह भी आप फिर लिखते हैं कि आपने कौन कौन सी इसमें बुक्स को यूज़ किया है, कौन कौन से जर्नल्स, कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट्स आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं. ब्रिंगिंग क्लैरिटी, अब इसको वन बाय वन उसने आपको यहाँ पे आगे फर्दर बताया है. ब्रिंगिंग क्लैरिटी एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम. द लिटरेचर रिव्यू इन्वॉल्व्स अ पैराडॉक्स. अब वर्ड पैराडॉक्स का मतलब होता है तजाद. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने जैसे रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम बनाई, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे ऐसे जो कि उन जो आपके माइंड में रिसर्च क्वेश्चन है और जो आप काम करना चाहते हैं उसके आपको 2 तरह के लिटरेचर मिलेगा. एक वो जो आपकी पॉसिबल फाइंडिंग हो सकती हैं उनको वो सपोर्ट करेगा, और कुछ ऐसा मटेरियल भी मिलेगा जो उनके ऑपोजिट होगा. तो डेफिनेटली लिटरेचर रिव्यू में पैराडॉक्स होता है. ऑन द वन हैंड you cannot effectively undertake a literature search without some idea of the problem you wish to investigate. यानी बाजू का तो ऐसे होता है कि आप अगर आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन नहीं बनाया अपने माइंड में, तो जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो फिर आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर सर्च नहीं कर सकते डेफिनेटली. अब आप देखें कि अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फिजियोलॉजी इटसेल्फ साइंस ऑफ फंक्शन है, और ये बहुत वास्ट फील्ड है. इसमें अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे आप कार्डियो फिजियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, आप मसल फिजियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में ही लिटरेचर सर्च करेंगे. लेकिन अगर आपका कोई माइंड में पर्टिकुलर एरिया ऑफ सर्च ही नहीं है, तो फिर क्या होगा कि इतनी बड़ी फील्ड में लिटरेचर सर्च करना और फिर एक क्वेश्चन डेवलप करना वो पॉसिबल नहीं है.
On the other hand, the literature review can play an extremely important role in sharpening your research problem because the process of reviewing the literature helps you to understand the subject area better and thus helps you to conceptualize your research problem clearly एंड प्रिसाइजली। यानी एक तरफ ये है कि अगर आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन नहीं की तो लिटरेचर अगर आप सर्च करते हैं तो वो इतना हेल्पफुल नहीं भी होता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू आपने पर्टिकुलर एक फील्ड और एक पर्टिकुलर स्टडी आपने करनी है, आपके माइंड में एक रिसर्च प्रॉब्लम है और फिर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाता है ऑलरेडी जिस पे काम हुआ होता है और आप जो है ना फिर क्या कर सकते हैं, आप मज़ीद फिर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं और जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने पहले डिज़ाइन की थी आप जो है ना बड़ी ज़्यादा उस पर स्ट्रांगली जो है ना मुत्तफिक हो जाते हैं और फिर अपना काम करते हैं एंड मेक इट मोर रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट टू योर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। तो ये होता है कि आप अपनी मुतलका फील्ड के अंदर जो है ना मज़ीद जब आपके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो वो जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिज़ाइन की है वो भी आपकी बड़ी जो है वो पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो हो जाती है बड़ी स्ट्रॉन्ग। When reviewing the literature, you learn what aspects of your subject area have been examined by others, what they have found out about these aspects, what gaps that they have identified, and what suggestions they have made for further research. यानी जाहिर है जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं जो कि दूसरों ने सर्च की है, फिर दूसरों की जो रिसर्च ऑलरेडी पहले हो चुकी है उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, क्या गैप्स है, क्या डेफिशिएंसीज हैं उन रिसर्चेस के अंदर और आप क्या सजेशंस वो आपको देते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे उन्होंने सजेस्ट भी किया होता है। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं तो उनके बारे में बड़ी डिटेल होती है कि आप फर्दर इसको कैसे इस पर स्टडी किया जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स होते हैं तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं कि ये भी लिटरेचर रिव्यू का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप क्लैरिटी आपके सामने आती है और आप फोकस करते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। ऑल दिस विल हेल्प यू गेन अ greater insight into your own research question and provide you with clarity and focus which are central to a relevant and valid study. In addition, it will help you to focus your study on areas where there are gaps in the existing body of knowledge, thereby enhancing its relevance. यानी वही बात फिर बार बार उसने यहाँ पे बताई है कि आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो डेफिनेटली जो भी अगर पहले से काम हुआ है उसमें कोई डेफिशिएंसीज आपको नज़र आती हैं, कोई गैप्स नज़र आते हैं तो आप उनको फिल करने की कोशिश करते हैं और उन एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं जिन पे पहले काम नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर है इम्प्रूविंग योर रिसर्च मेथडोलॉजी। गोइंग थ्रू द लिटरेचर acquaints you with the methodologies that have been used by। अब ये जो वर्ड है इसको हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक्वेंट्स का मतलब होता है वाकिफ होना। तो बेसिकली जब आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं आप देखते हैं कि लोगों ने जो आपसे पहले रिसर्चर्स थे उन्होंने कौन सी मेथडोलॉजीज़ जो है ना वो फॉलो की थी। आप उन सारी मेथडोलॉजीज़ को रीड आउट करते हैं दैट हैव बीन यूज्ड बाय अदर्स टू फाइंड आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन similar to the one you are investigating. A literature review tells you if others have used procedures and methods similar to the ones that you are proposing, which procedure methods have worked well for them. और आपको पता चलता है लिटरेचर रिव्यू करने से कि ये मेथडोलॉजीज़ हैं, इनमें से जो मेथडोलॉजीज़ लोगों ने यूज़ की क्या उसके फ़वाइद थे, क्या क्या प्रोसीजर्स थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, आप कौन फिर उसके मुताबिक ही आप अडेप्ट कर लेते हैं कि मैं ये वाला मेथड यूज़ करना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है, एंड व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैव फेस, कौन सी प्रॉब्लम्स किस मेथडोलॉजी किस टेक्निक के साथ आपको आएंगी, कौन सी प्रॉब्लम्स आपको जो है ना फेस करनी पड़ेंगी, उसके मुताबिक जो है वो आप अपने मेथडोलॉजी को भी जो है वो कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड फॉल्स। फॉल्स का बेसिकली मतलब होता है नुकसानात या ड्रॉबैक्स जो भी होते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, कोई नुकसानात हो सकते हैं। You will be better positioned to select a methodology that is capable of providing valid answers to your research question। तमाम मेथडोलॉजीज जो पहले से लोगों ने की हैं अपनाई हैं उनको देख के आप उनके ड्रॉबैक्स को भी स्टडी करते हैं और आपको पता चल जाता है कि कौन सी आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल और वैलिड होगी, जिसमें कम से कम पिटफॉल्स हों, कम से कम नुकसानात हों, ड्रॉबैक्स हों, प्रॉब्लम्स हों। दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन द मेथडोलॉजी यू प्लान टू यूज एंड विल इक्विप यू टू डिफेंड इट्स यूज। Broadening your knowledge base in your research area, the most important function of the literature review is to ensure you read widely around the subject area in which you intend to conduct your research study।
यानी ये बार बार वही चीज़ फिर एक दफ़ा आ गई कि बेसिक इसका ये होता है कि जो लिटरेचर रिव्यू का जो मेन इंटेंट या जो इरादा एक रिसर्चर का होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ आ जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स उस स्टडी के हवाले से, उस पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो। इट इज़ और उसका नॉलेज बड़ा ब्रॉड हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो what other researchers have found in regard to the same or similar questions। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे एक ऐसे ही रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने जिन पे काम किया होता है, तो बहुत सारा ज़ाहिर रिजल्ट भी उनके सामने होते हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स भी सामने होती हैं। तो what theories have been put forward and what gaps exist in the relevant body of knowledge when you undertake a research project for a high degree, जैसे MA मास्टर्स की डिग्री के लिए या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD के लिए आप करते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन योर एरिया ऑफ रिसर्च। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत बड़े एक पॉइंट है कि जब आप एक पर्टिकुलर, जैसे अगर आपने PhD की है बायोकेमिस्ट्री में, आपने PhD की है माइक्रोबायोलॉजी में, तो कंसिडर भी ये किया जाता है और होना भी यही चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आपकी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हो। अगर बायोकेमिस्ट्री में आप रिसर्च कर रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री के तमाम एस्पेक्ट्स और बायोकेमिस्ट्री की जितनी आप कह लें कि मतलब नॉलेज है, स्पेसिफिकली जो लेटेस्ट नॉलेज है, उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है कि अगर आप PhD हैं, आप डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैंने आपको पहले भी एक तो बताया था कि ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के फ़लसफ़े का मजमून नहीं है, इसका मतलब होता है रिसर्च इन एडवांस स्टडीज़। यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में जितनी भी एडवांस रिसर्च है, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके वो कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हैं। तो एक PhD स्कॉलर को कम से कम उसके अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड का जितना नॉलेज है, उसका नॉलेज बड़ा वास्ट हो, बड़ा ब्रॉड हो। और थोड़ा और लिटरेचर रिव्यू की वजह से, वो बार बार बुक्स पढ़ने से, जर्नल पढ़ने से, पब्लिकेशंस को पढ़ने से नॉलेज बहुत वास्ट होता है। A thorough literature review help you to fulfill these expectations. Another important reason for doing a literature review is that it helps you to understand how the findings of your study fit into the existing body of knowledge. ये साथ उसने रेफरेंस भी दिया हुआ है। Enabling you to contextualize your finding. Obtaining answers to your research question is comparatively easy. The difficult part is examining how your findings fit into the existing body of knowledge. यानी पहले से जितना लिटरेचर पढ़ा होगा उसकी फाइंडिंग्स तो आपके सामने है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन कर रहे हैं और जो आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो इस नॉलेज में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं, किस तरह से आप जो है ना वो एक अपनी तरफ से एक पार्ट बनाएंगे उस एग्जिस्टिंग नॉलेज का अपनी फाइंडिंग्स को। हाउ डू आंसर्स टू योर रिसर्च क्वेश्चंस कंपेयर विद what others have found? What contribution have you been able to make to the existing body of knowledge? How are your findings different from those of others? Undertaking a literature review will enable you to compare your findings with those of other. ज़ाहिर है जब आप बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे पहले लोगों ने ये काम किया और आप ये काम करने जा रहे हैं, इसकी ये फाइंडिंग्स हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लेस योर फाइंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन इन योर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। और डेफिनेटली जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसके अंदर बाकायदा रेफरेंसेस भी होते हैं। तो ये उसने आपको 4 मेन जो है वो आप देख लेंगे लिटरेचर रिव्यू के फंक्शन बताए थे। ये ऊपर ये जो है ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हमने किया है कि व्हाट आर द मेन लिटरेचर रिव्यू कैसे हेल्प कर सकता है, व्हाट आर बेसिक फंक्शन, इसको उसने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये आपने जो है ये अच्छे तरीके से ये वाले पॉइंट्स करने हैं। अब नेक्स्ट है जी हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर। ये इसके तरीका क्या है, आप लिटरेचर रिव्यू कर कैसे सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम, you should review the literature in your broad area of interest with the aim of gradually narrowing it down to what you want to find out about. अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपने नहीं बनाई तो फिर उस फील्ड में आपको बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू देखना पड़ता है और फिर आहिस्ता 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 आप अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर यानी फेमिलियर कितने हुए हैं आप उसके साथ, उसके मुताबिक फिर आपका जो है ना माइंड बनता है कि आप किस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे फिजियोलॉजी तो एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसमें आप कौन सा काम करना चाहते हैं, उसके लिए जब आप रिसर्च प्रॉब्लम अगर कोई नहीं आपने बनाई तो फिर आपको बहुत सारा लिटरेचर उस फील्ड में सर्च करना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर नैरो डाउन का मतलब है कि आप फिर स्पेसिफिक होते चले जाते हैं
जैसे आप फिजियोलॉजी पे ओवरऑल पेपर्स देखते हैं, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे कार्डियो फिजियोलॉजी के ऊपर, आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे न्यूरो फिजियोलॉजी के हवाले से। तो आपका जो अपना जो बेंट ऑफ माइंड है वो आहिस्ता 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 स्पेसिफिक आपका नैरो होता चला जाएगा रिसर्च फील्ड। और आपको जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप कहेंगे नहीं, मैंने इस पर्टिकुलर जो है ना वो मैंने कार्डियो फिजियोलॉजी में काम करना है। तो इस तरह से अगर आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपने पहले डिज़ाइन नहीं किया हुआ तो फिर डेफिनेटली लिटरेचर रिव्यू आपको बहुत ब्रॉड लेवल के ऊपर करना पड़ता है, बहुत ब्रॉड एरिया में करना पड़ता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन होता है यानी स्पेसिफिक होता है। आफ्टर दैट द लिटरेचर रिव्यू शुड बी फोकस अराउंड योर रिसर्च प्रॉब्लम। There is a danger in reviewing the literature without having a reasonably specific idea of what you want to study. It can condition your thinking about your study and the methodology you might use, resulting in a less innovative choice of research problem methodology than otherwise would have been the case. अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड या स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक आइडिया नहीं पहले बनाया हुआ, ठीक है, जो आप स्टडी करना चाहते हैं उस पर आप नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि फिर तो आपको एक बहुत वास्ट फील्ड में मेथडोलॉजीज भी, मुख्तलिफ स्टडीज़ भी आपके सामने आएंगी, ठीक है, और आप क्या लेस इनोवेटिव हो जाएगा, यानी आपके अंदर जो चॉइस करने की एक एबिलिटी है या आप कह लें कि जो एंथुजियाज्म आपका है वो भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाएगा। अगर स्टार्ट से ही आपका एक पर्टिकुलर पैशन हो कि मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है, तो फिर जितनी रिसर्च आप जो पहले से रिसर्च हुई है और आप मेथडोलॉजीज देखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं। तो बेसिकली ये होता है कि अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम या एक चले पर्टिकुलर एक आपने फील्ड ही सेलेक्ट की है कि मैंने इस फील्ड में काम करना है, मैंने इस पर्टिकुलर जो है ना वो एरिया में काम करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना है, तो फिर मुख्तलिफ रिसर्च प्रॉब्लम्स और मैथडोलॉजी जो पहले से हो चुके हैं उनको देख के आप एक बहुत ही ज़बरदस्त लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं और वो फिर आप लिख भी सकते हैं। Hence, you should try broadly to conceptualize your research problem before undertaking your major literature review. यानी पहले से आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है एक रिसर्च प्रॉब्लम का, फिर ही ज़ाहिर आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। There are 4 steps involved in conducting a literature review. इसमें 4 स्टेप है। सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन योर एरिया ऑफ स्टडी, जिस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस एरिया में आप सर्च करना चाहते हैं उसमें आप जितना भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है, चाहे वो बुक्स की फॉर्म में है, वो आर्टिकल्स की फॉर्म में है, पब्लिश हुए जर्नल्स में है, वो एब्स्ट्रैक्ट्स की फॉर्म में है, कोई जो है वो जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं उनकी फॉर्म में है, आप वो सब के सब जो है ना उसको सर्च करेंगे। रिव्यूइंग द सिलेक्टेड लिटरेचर, उसमें से जो आपके बुक्स में से जो पर्टिकुलर फील्ड या टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है और जिससे उसे उसके हवाले से जितने भी आपको पेपर्स नज़र आते हैं या आपको आर्टिकल्स नज़र आते हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप डेवलपिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मैंने अभी आपको पहले भी एक दफ़ा बताया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें लिटरेचर रिव्यू से, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में वो होता है कि जितना लिटरेचर आपने सॉर्ट आउट किया है अपनी एरिया ऑफ स्टडी के मुताबिक, उसमें जितनी थेरीज और कॉन्सेप्ट्स थे वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे उन पर्टिकुलर, जैसे बुक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कार्डियो फिजियोलॉजी में अगर काम करना चाहते हैं तो फिजियोलॉजी की जितनी किताबों में कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी के हवाले से चैप्टर्स हैं या जितने पेपर्स जर्नल्स के अंदर इसके हवाले से कार्डियो फिजियोलॉजी के हवाले से जितने पब्लिश हुए वो सारे पेपर्स, वो सारी किताबों में लिटरेचर जितना भी मौजूद है वो आपके ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे, वो थेरीज, वो कॉन्सेप्ट्स आपके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक बनेगा आपके माइंड में, सारा उसका कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी जो आप करना चाह रहे हैं उसके हवाले से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा, उन थेरीज को आपने स्टडी कर लिया जो पहले से पेपर्स हैं, उसके बाद आप एक कॉन्सेप्ट, अपना एक रिसर्च प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उन्हीं थेरीज, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आप अपनी एक रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन करेंगे, एक रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे और फिर आप उसको, उसका एक पर्टिकुलर जो है ना वो आप एक पूरा मेथडोलॉजी वगैरह डिज़ाइन करके आप उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। The skills required for these tasks are different. Developing theoretical and conceptual frameworks is more difficult than the other task. अब आप ये देखिए, सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर,
To search effectively for the literature in your field of inquiry, it is imperative that you have at least some ideas of the broad subject area. अच्छा, बेसिकली ये होता है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हैं तो आपको पहले तो उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत वास्ट लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आपका जो अपना टॉपिक है वो आप, जैसे अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो आपको पहले फिजियोलॉजी के बारे में पता होगा तो फिर आप कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पे आएंगे ना। तो बेसिकली ये होता है कि ये इम्परेटिव का मतलब होता है बहुत ही नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपका नॉलेज बड़ा वास्ट हो। एंड ऑफ द प्रॉब्लम यू विश टू इन्वेस्टिगेट इन ऑर्डर टू सेट पैरामीटर्स फॉर योर रिसर्च, यानी अपनी सर्च करने के लिए आप आपने पहले उस पर्टिकुलर पूरे जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपका नॉलेज बड़ा वास्ट है, फिर उसमें से पर्टिकुलर जिस एरिया ऑफ स्टडी जो आपका एरिया ऑफ स्टडी है उसके बारे में भी आपका नॉलेज बड़ा वास्ट है, और फिर आप स्पेसिफिक पैरामीटर्स को सर्च, जैसे आप कार्डियोवैस्कुलर में अगर आप प्रोटीन प्रोफाइल देखना चाहते हैं, अगर आप स्पेसिफिक हार्मोनल लेवल देखना चाहते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक जो जैसे ANP है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, हार्ट में से निकलने वाला ये एक आप हार्मोन कह लें वो है, उसका लेवल देखना चाहते हैं, तो फिर बाद में पहले आप उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपका नॉलेज होगा, फिर उसमें पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप लिटरेचर रिव्यू किया, और फिर जिन पैरामीटर्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, सर्च करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप सर्च करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाइल अ बिब्लियोग्राफी फॉर दिस ब्रॉड एरिया। देयर आर 3 सोर्सेज दैट यू कैन यूज टू प्रिपेयर अ बिब्लियोग्राफी। अच्छा, बिब्लियोग्राफी ना बेसिकली ग्रीक वर्ड है, और बिब्लियोन का मतलब होता है बुक, और ग्राफी का मतलब होता है कि उसको डिज़ाइन करना या लिखना भी आप कह सकते हैं, सेंस में भी आ सकता है। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया होता है ना, तो उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, एक बुकलेट बनाते हैं। जैसे आप इंशाल्लाह जब आप PhD करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले एक साइनॉप्सिस आप बनाते हैं। उस साइनॉप्सिस में ये होता है कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है उसके हवाले से आप बाकायदा इंट्रोडक्शन होता है, आप क्या क्या उसमें मेथडोलॉजीज यूज़ करेंगे, कौन सी एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें एक प्रपोजल बना के आप देते हैं, एक बुकलेट देते हैं, उसको हम कहते हैं ये साइनॉप्सिस है। तो बिब्लियोग्राफी भी यही होती है कि जब आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, जो रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाया था उसके मुताबिक आपने बुक्स भी फाइंड आउट कर ली, आपने उनमें से भी बहुत सारा मटेरियल उठा लिया, इंट्रोडक्शन में आपने जो है वो मुख्तलिफ पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं मुख्तलिफ जर्नल्स में उनको भी देख लिया आपने, बाकी भी सारी जो है ना वो चीज़ें देख ली, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को स्टडी कर लिया। अब आप उन सब चीज़ों को अपनी जो आपने एक क्वेश्चन बनाया है उसके मुताबिक सेलेक्ट करके आप एक पूरा जो है ना वो एक बुकलेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं देयर आर 3 सोर्सेज दैट यू कैन यूज टू प्रिपेयर अ बिब्लियोग्राफी। जो एक पर्टिकुलर आप एक बुकलेट बना रहे हैं, अब उसके लिए आप बुक्स भी देखते हैं, जर्नल्स को भी देखते हैं और इंटरनेट भी देखते हैं। ठीक है, बुक सबसे पहले बुक्स देखते हैं। 2 बुक्स आर अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी बिब्लियोग्राफी, दे हैव देयर डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस। यानी लेकिन बुक्स जो हैं, सबसे पहले तो ये है ना कि आप तो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट पे हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है, हमारी एक्सेस में है। मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं जैसे गूगल है, याहू है, ये सारे और भी बहुत सारे हैं। मुख्तलिफ हमारे पास साइट्स हैं जहाँ पे हमें, और पर्टिकुलर साइट्स हैं जैसे मेडिकल, अगर आप मेडिकल के हवाले से कोई जर्नल सर्च करना चाहते हैं तो अलग साइट्स हैं, अगर ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से करना चाहते हैं तो अलग साइट्स हैं, सोशल साइंसेज में करना चाहते हैं काम तो अलग आपको साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स, मुख्तलिफ जर्नल्स, मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। फिर बुक्स के लिए हमारे पास ख़ास किस्म के जो हैं वो सर्च इंजन्स हैं जहाँ पे हमें फ्री जो है बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे बुक रिव्यू इंडेक्स है, उसमें हमें बहुत सारी बुक्स जो हैं और उनके बारे में उनका जो हर किताब का जो बेसिक जो है ना वो मिल जाते हैं, हर किताब के बेसिक कौन कौन से इसके अंदर समराइज जैसे किताब को किया होता है, इस तरह से हमें पूरी हर बुक का हमें इस तरह से एक जो है ना वो कंटेंट की लिस्ट और सारी समरी वगैरह मिल जाती है। तो बुक्स का अब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने लगे कि बुक्स में से अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। द मेन एडवांटेज इज दैट द मटेरियल पब्लिश इन बुक इज यूजुअली इंपॉर्टेंट and of good quality, and the findings are integrated with other research to form a coherent body of knowledge. यानी एक किताब जिस वक्त लिखी जाती है तो डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्चर्स उसके अंदर जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं, और जो है ना बहुत सारा लिटरेचर जितना भी बुक के अंदर होता है वो इंटेग्रेटेड फॉर्म में होता है, जुड़ा हुआ होता है। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जुड़ा हुआ होना, यानी रिलेटेड होता है।
मुख्तलिफ साइंटिस्ट के हवाले से अगर कोई काम कर रहे हैं, वो किसी भी कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन देख रहे हैं तो कई साइंटिस्ट का बीच में हवाला होता है और उनकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से बुक का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें एक वक्त में बहुत सारे लोगों की बनाई हुई थेरीज या उनके काम जो है उनका पता चल जाता है। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट द मटेरियल इज नॉट कम्प्लीटली अप टू डेट as it can take a few years between the completion of a work and its publication in the form of a book। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब तक किताब लिख ली जाती है और जब पब्लिश होती है उसके दरम्यान में बड़ा टाइम होता है, बाज़ वक़्त कई साल लग जाते हैं पब्लिश होने में किताब। और उस दौरान जो है ना, साइंस में तो आपको पता है साइंस तो मुसलसल वेरिएशन या तगैर का शिकार है। तो क्या होता है बीच में कि कई नई थेरीज डेवलप हो चुकी होती हैं, जब तक वो किताब लिखी जाती है तो नई फाइंडिंग्स आ गई होती हैं। तो एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि मोस्ट जो रीसेंट सर्च आप कह सकते हैं कि किताब में हमें बाज़ वक़्त वो नहीं मिलती, क्योंकि किताब अगर लिखी गई है कुछ साल पहले और पब्लिकेशन में इतना टाइम लग गया तो डेफिनेटली जो थेरीज उसमें थी कोई नई थेरीज आ गई तो वो पुरानी हो गई। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। The best way to search for a book is to look at your library catalogs. When librarians catalog a book, they also assign to it subject heading that are usually based on Library of Congress subject heading. बेसिकली ये उसने आपको मेथड बताया कि आप बुक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइब्रेरीज़ के अंदर आप जाते हैं तो उसमें ख़ास किस्म के कैटलॉग्स होते हैं। जैसे आप हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप ज़ूलॉजी वाले जितने भी कैटलॉग हैं उनके पास एक पूरा इसकी डिटेल भी है जिसमें बुक्स की पूरी लिस्ट है और आप उन पर्टिकुलर कबर्ड्स तक ही जाते हैं जहाँ ज़ूलॉजी की बुक्स हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है, इफ़ यू आर नॉट श्योर आस्क योर लाइब्रेरियन टू हेल्प यू फाइंड द बेस्ट सब्जेक्ट हेडिंग फॉर योर एरिया, दिस कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। और बाज़ वक़्त ये होता है कि आपसे लाइब्रेरियन पूछ भी लेते हैं कि आपने कौन सी किस पे बुक्स लेनी है, इंग्लिश लिटरेचर की लेनी है, उर्दू लिटरेचर की लेनी है, इस्लामियत के हवाले से लेनी है, कोई साइंटिफिक किताबें लेनी है, तो वो भी आपको गाइड कर सकती हैं। पब्लिकेशन सच एज बुक रिव्यू इंडेक्स कैन हेल्प यू टू लोकेट बुक्स ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जो बुक रिव्यू इंडेक्स है, इस बुक रिव्यू इंडेक्स में क्या होता है कि पूरी एक डिटेल होती है किताबों की, कौन कौन सी किताबें हैं और उनके अंदर जनरली किस चीज़ के बारे में समराइज़ किया होता है कि इन बुक्स के अंदर बेसिक जो है ना वो नॉलेज किस चीज़ के बारे में। तो ये बुक रिव्यू इंडेक्स जो है ये भी आपको, इंडेक्स बेसिकली फहरिस्त को कहते हैं, तो ये भी आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है और आपको पता चल सकता है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप सर्च करना चाह रहे हैं उससे रेलिवेंट कोई लिटरेचर इसके अंदर होगा भी कि नहीं। क्योंकि ये बहुत, अब तो खैर इंटरनेट की वजह से बहुत इजी टास्क हो गया, अदरवाइज़ ये पहले बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था और बहुत टाइम लग जाता था बुक्स को सर्च करने के लिए। नैरो द सब्जेक्ट एरिया सर्च बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, look through these titles carefully and identify the books you think are likely to be of interest to you। यानी जैसे मैंने आपको बताया आप कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी भी काम करना चाह रहे हैं तो फिजियोलॉजी की तो बहुत सारी किताबें हैं इस वक्त, और फिजियोलॉजी की किताबों में तो वो आपको एकदम एक आधा चैप्टर मिल जाएगा। अगर आप कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी के हवाले से सर्च करेंगे तो हो सकता है कुछ किताबें आपको पर्टिकुलर कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पे ही मिल जाए। तो ये है कि आप पर्टिकुलर कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक द टाइटल सीम्स अप्रोप्रिएट टू योर टॉपिक, प्रिंट देम आउट इफ दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल, एज दिस विल सेव योर टाइम, और नोट them down on a piece of paper. Be aware that sometimes the title doesn't provide enough information to help you decide if a book is going to be of use, so you may have to examine its content too। यानी वही जब आप किताबों को देखेंगे उनके कंटेंट्स को पहले देख लेंगे कि आपके पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के अंदर के हवाले से इसमें कोई लिटरेचर है भी कि नहीं है, उसके मुताबिक आप किताब को सिलेक्ट करेंगे। When you have selected 10 to 15 books that you think are appropriate for your topic, examine the bibliography of each one। फिर आप उस किताब की बिब्लियोग्राफी देखेंगे, आपने कंटेंट्स वगैरह सारे देख लिए, आपने उसकी जो है वो उसके बारे में जितना भी आप कह लें कि उस किताब के हवाले से जो भी उसके अंदर बेसिक जो है ना वो सिग्निफिकेंट कोई इवेंट्स हैं, कोई टर्म्स हैं, या फिर उसके जितने भी ऑथर्स हैं और किस एडिशन क्या है, ये सारा कुछ आप उस किताब के हवाले से देख लेते हैं। वैसे बिब्लियोग्राफीज जो है ना ये इल्मुल किताब को भी कहा जाता है कि आप उस किताब का रेफरेंस और ये सब कुछ भी नोट डाउन कर लेते हैं। It will save time if you photocopy their bibliographies. Go through these bibliographies carefully to identify the books common to several of them. If a book has been referenced by a number of authors, you should include it in your reading list. Prepare a final list of books that you consider essential reading. आप क्या करते हैं, अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो अपने जितने भी आपने जो भी बुक्स हैं जो आपके
टॉपिक से रेलिवेंस रखती हैं, उन सब की आपने एक लिस्ट बना लेनी है। और जब आप उनकी बिब्लियोग्राफीज भी साथ लिख लेते हैं तो बाद में आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये लिटरेचर इस पर्टिकुलर किताब में से पकड़ा है, फिर उसके रेफरेंस को भी आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को साथ साथ नोट डाउन करना पड़ता है। 10 to 15 किताबें अगर आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है ना वो सर्च किए तो ये एनफ है। Having prepared your reading list, locate these books in your library or borrow them for other sources. Examine their contents to double check that they really are relevant to your topic. If you find that a book is not relevant to your research, delete it from your reading list. If you find that something in a book's content is relevant to your topic, make an annotated bibliography. बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो उसने आपको बात की है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी की। और एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का भी यही मतलब होता है कि उस बुक के हवाले से आपने एक ब्रीफ, जितना भी उसके अंदर लिटरेचर है और जितना भी उसके अंदर जो है ना आपके टॉपिक से रेलिवेंट नॉलेज है, उसका एक ब्रीफ अकाउंट लिखना है। ठीक है, जो आपका गिवन टॉपिक है या जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है उसके हवाले से अगर उस किताब में आपको कोई लिटरेचर मिलता है तो आप उसका क्या करते हैं, आप उसका एक ब्रीफ सा एक आप कह लेंगे समरी लिखते हैं या ब्रीफ एक अकाउंट लिखते हैं। इसको हम कहते हैं एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी। अच्छा, अब ये देखिए, एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी कंटेन अ ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स covered in a book and your own notes of its relevance. Be careful to keep track of your references. To do this, you can prepare your own card, index or use a computer program such as EndNotes or ProCite. अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि आपने क्या करना है, आपने रेफरेंसेस को ज़रूर साथ साथ नोट करना है। और रेफरेंसेस को या आप अपने कार्ड इंडेक्स ये कि आप जितनी भी किताबें आपने सर्च की हैं जिसमें से आपको पर्टिकुलर किताब में से अगर आपको कोई रेलिवेंट मटेरियल मिला है तो आप कार्ड इंडेक्स बनाते हैं। कार्ड इंडेक्स फेरिस्ट को कहते हैं, स्पेसिफिक कार्ड है जिसके ऊपर आप रेफरेंसेस नोट करते जाते हैं और आप साथ साथ उनको भी पॉइंट, यानी जैसे आप फुट नोट्स बनाते हैं इसी तरीके से अगर आपको पता हो तो फुट नोट्स का मतलब ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर किताब में से जितना भी लिटरेचर आपको मिला है, आपने अगर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर आपने लगाया है और कार्ड इंडेक्स यानी फेरिस के ऊपर जब आप उसका रेफरेंस लिख रहे हैं तो वही नंबर आपने वहाँ भी लगाया, जैसे फुट नोट्स में किया जाता है। तो वो इंडिकेशन आ जाती है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ अगर एक किताब में से उठाया था उसका रेफरेंस ये है। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में भी इसको सेव कर सकते हैं या आप अपने हैंड रिटन में भी ये कार्ड इंडेक्स के ऊपर ये रेफरेंसेस लिख सकते हैं। सेकंड जी है लिटरेचर रिव्यू के लिए जर्नल्स। You need to go through the journals relating to your search in a similar manner. Journals provide you with the most up-to-date information. आपके जर्नल्स के अंदर बड़ी up-to-date information होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं. Even though there is often a gap of 2 to 3 years between the completion of a research project and its publication in a journal. ये वही वाला ड्रॉबैक है जो आपने बुक्स में देखा था कि बुक्स बाजू का अगर एक साल में मुकम्मल हुई है किताब तो पब्लिश होगी 3 साल के बाद, तो डेफिनेटली वो 3 सालों के अंदर जितना काम हुआ, जितनी थेरीज मजीद डेवलप हो गई वो तो उसमें नहीं होगी। इसी तरह एक जर्नल जब आप पढ़ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जर्नल जिस वक्त वो लिखा गया है, जब वो जो उसमें रिसर्च पेपर्स हैं, जब वो मार्केट में अवेलेबल हुआ, पब्लिश हुआ, उसमें बड़ा टाइम होता है जिस वजह से दरमियान में और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी होती है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो लिखे जा चुके होते हैं। So you should select as many journals as you possibly can. Though the number of the journals available depends upon the field of study, certain fields have more journals than others. As with books, you need to prepare a list of the journals you want to examine for identifying the literature relevant to your study. This can be done in a number of ways. You can locate the hard copies of the journal that are appropriate to your study. बाजू का होता है कि हमें हार्ड कॉपीज़ भी मिल जाती हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर, हम उनको भी जो है ना वो पढ़ सकते हैं। लुक एट साइटेशन और एब्स्ट्रैक्ट इंडिसेस टू आइडेंटिफाई और रीड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सच आर्टिकल्स। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, ख़ास किस्म की एब्स्ट्रैक्ट्स की जो है ना इंडिसेस हैं, जो आप कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की साइट्स हैं जिन पे हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और हम उन एब्स्ट्रैक्ट्स को भी जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमें पूरी फहरिस्त मिल जाती है एब्स्ट्रैक्ट्स की जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। सर्च इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, और बाज़ ये है हमारे पास इसे मोस्टली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर पे बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिन पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
If you have been able to identify any useful journal and articles, prepare a list of those you want to examine by journal. Select one of these journals starting with the latest issue. Examine its contents page to see if there is an article of relevance to your research topic. जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उनको आप केयरफुली स्टडी करें, उनके रेफरेंसेस को नोट करें, उनके पेजेस को देखें कौन से पेज पे है. इफ़ यू फील दैट अ पर्टिकुलर आर्टिकल इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू यू, रीड इट इन abstracts. If you think you are likely to use it, depending upon your financial sources, either photocopy it or prepare a summary and record its reference for later use. अगर आप उस पर्टिकुलर एक आपने एक जर्नल लिया, लाइब्रेरी से इशू करवाया, उसमें आपको 2 पेपर मिल गए, आपकी रिसर्च पेपर्स मिल गए जो कि आपके रिसर्च प्रॉब्लम के साथ रेलिवेंट है. आपने उनको फ़ोटोकॉपी करवा लेना है ताकि आप उनको थॉरली पढ़ सकें, या फिर आपने उसी वक्त ही उसको पढ़ के उसको समराइज़ कर लेना है और उसका रेफरेंस ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि रेफरेंस आपने बाद में कोट करना है. There are several sources designed to make your search for journals easier and these can save your enormous time. They are, अब ये मैंने आपको बताया है ये कौन कौन से बेसिकली आप जर्नल्स को किस तरह सर्च कर सकते हैं. तो इसके लिए देखें, ये सबसे पहले है इंडिसेस ऑफ जर्नल्स. ये बेसिकली जर्नल्स की ख़ास किस्म की फहरिस्त है जो आप सर्च कर सकते हैं. जैसे ह्यूमैनिटीज़ इंडेक्स, इसमें आपको सारे जर्नल्स मिलेंगे ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से, ठीक है. एक है जी मेडिकल के हवाले से जर्नल्स, एक है जितनी आपको मिलेंगे सोशल साइंसेस के हवाले से जर्नल्स. तो ये डिफरेंट जो इंडिसेस हैं ये आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से जर्नल आपने पर्टिकुलर सर्च करने. फिर एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट. बात कभी होता है कि हम पूरा सर्च पेपर नहीं पढ़ते, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं. ये आगे इसकी डिटेल उसने एक टेबल में बताई हुई है. फॉर एग्जांपल ERIC एब्रीविएशन अभी आगे देखते हैं. फिर साइटेशन इंडेक्सेस, जैसे सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स. इसमें क्या है, इसमें हमें सोशल साइंसेस के हवाले से बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं. Each of these indexing, abstracting and citation services is available in print or accessible through the internet. In most libraries, information on books, journals and abstracts is stored on computer. In each case, the information is classified by subject, author and title. अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ के अंदर जो है ना, वो जब आप सर्च करते हैं कंप्यूटर पे या आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं, वहाँ पे आप कंप्यूटर पे सर्च कर रहे हैं. लाइब्रेरीज़ में भी वैसे कंप्यूटर होते हैं और वहाँ पे लाइब्रेरियन भी आपको बता सकते हैं पर्टिकुलर अगर जर्नल्स वहाँ पे पब्लिश होके आते हैं उनके पास, तो उन्होंने पर्टिकुलर जो है ना वो एरिया में जो है वो रखे होते हैं, वो भी आपको कर सकते हैं. या फिर आप कंप्यूटर पे भी सर्च कर सकते हैं. The information is classified by subject, author and title. You may also have the keywords options, author keyword, title keyword, subject keyword, expert keyword. यानी बहुत सारे जर्नल्स जैसे ऑथर्स के नाम से भी हैं, डिफरेंट टाइटल्स हैं उनके, सब्जेक्ट के हवाले से जैसे फिजियोलॉजी के जर्नल्स हैं, केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के जर्नल्स हैं. What system you use depend upon what is available in your library and what you are familiar with. There are specially prepared electronic databases in a number of disciplines. These can also be helpful in preparing a bibliography. For example, most libraries carry the electronic database shown in table 1. अच्छा समझ कि मोस्टली जो लाइब्रेरीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े कॉलेजेस के अंदर, उन सब के पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है. इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्या है कि पूरा एक ना आप कह लें कि फहरिस्त होती है, या पूरा जो है ना वो एक रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन से जर्नल्स, कौन सी बुक्स, कौन सी जो है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास मौजूद है. जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं ABI इन्फॉर्म, ये एब्स्ट्रैक्टेड बिजनेस इंफॉर्मेशन कंटेन रेफरेंसेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड. ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है. फिर ERIC, ये एक डेटाबेस ऑफ एजुकेशनल मटेरियल कलेक्टेड बाय द एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर. और इसमें आपको क्या मिल जाता है, इसमें आपको जो है ना एडल्ट करियर और वोकेशनल एजुकेशन, काउंसलिंग, पर्सोनल सर्विसेज, एजुकेशनल मैनेजमेंट और इनके हवाले से सारी जितनी भी बुक्स होंगी, कोई लिटरेचर ये होंगे, आर्टिकल्स होंगे, जर्नल्स होंगे, वो सारे मिल जाएंगे. फिर है हेल्थ फ्रॉम. Health from provided references and some full text publications on the environment, health, HIV, AIDS and communicable diseases. Original health है, clinical medicines है, nutrition, alcohol and drug जो है ना addiction. तो ये बेसिकली आपको मुख्तलिफ जो है ना ये
एबोरिजिनल हेल्थ का मतलब होता है मुकामी हेल्थ, यानी उस वक्त वहाँ के जो लोगों की जो हेल्थ होगी उसके हवाले से। फिर ये है मेडलाइन। मेडलाइन कंटेन रेफरेंसेस टू मटेरियल इन द बायो मेडिकल साइंस इंक्लूडिंग मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, एलाइड हेल्थ है, प्रोफेशन, पब्लिक हेल्थ है, बिहेवियरल साइंसेस है, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी। यानी ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेसिस हैं जिन पे आप मुख्तलिफ जर्नल्स को, रिसर्च आर्टिकल्स को, एब्स्ट्रैक्ट्स को, फिजियोलॉजी की और मुख्तलिफ किताबों को भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर है सिनान। सिनान जो है क्यूमुलेटिव इंडिसेस टू नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ लिटरेचर, प्रोवाइड एक्सेस टू वर्चुअली और इंग्लिश लैंग्वेज नर्सिंग जर्नल एंड प्राइमरी जर्नल। बेसिकली ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है ये आपको उसे जर्नल्स के हवाले से बताया, मुख्तलिफ स्टडीज़ के जो मुख्तलिफ जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ के जर्नल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और उनमें फिर हम अपने पर्टिकुलर फील्ड के जो आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने आपको इस टेबल में बताया, ये आप देख लीजिएगा। इस टेबल में क्या बताया हुआ है, सेलेक्ट द डाटाबेस मोस्ट अप्रोप्रिएट टू योर एरिया ऑफ स्टडी टू सी इफ देयर आर एनी यूजफुल रेफरेंसेस। ऑफ कोर्स एनी कंप्यूटर डाटाबेस सर्च इज restricted to those journals and articles that are already on the database. You should also talk to your research supervisor, other available experts to find out about any additional relevant literature to include in your finding list. ज़ाहिर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रिसर्च सुपरवाइज़र से, आप अपने को वर्कर से, जो रिसर्च में को वर्कर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं और फिर जब आप उनसे डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आपको मज़ीद भी कोई जर्नल्स, कोई ऐसे फोरम्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप मज़ीद सर्च कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंटरनेट। In almost every academic discipline and professional field, the internet has become an important tool for finding published literature. Through an internet search, you can identify published material in books, journals, and other sources with immense ease and speed. And internet search is carried out through, यानी उस तरह तो अगर आप रिसर्च जर्नल्स को करेंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसमें बहुत थोड़े जर्नल्स आते हैं और मोस्टली नहीं पाए जाते, लेकिन इंटरनेट पे आपको सारे मिल सकते हैं। तो इंटरनेट सर्च इज कैरिड आउट थ्रू search engines, or of which there are many, though the most commonly used are Google and Yahoo. Searching through the internet is very similar to the search for books and articles in a library using an electronic catalog, as it is based on the use of keywords. And internet search basically identify all material in the database of a search engine that contain the keyword you specify, either individually or in combination. It is important that you choose words or combination of words that other people are likely to use. According to Gilbert, most search facilities used, इसको आप छोड़ दें, आपने बस यहीं तक ही करना है कि आप इसके लिए इंटरनेट पर सर्च करने के लिए मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो है ना वो आप यूज़ करते हैं और आपको मुख्तलिफ जो इंजन्स हैं गूगल और याहू में बेसिकली तो यही यूज़ होते हैं, तो इन पर आपको बहुत सारे जो है वो मटेरियल भी मिल जाते हैं, आपको पब्लिश जर्नल्स मिल जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं। और जो अगर आप लाइब्रेरी वगैरह उस तरह से अवेलेबल नहीं तो इंटरनेट के ज़रिए भी आप बहुत सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद है रिव्यूइंग द सिलेक्टेड लिटरेचर, कि आपने जो है लिटरेचर है उसको किस तरीके से लिखना किस तरह से है, ये उसने आपको बताया है। तो बेसिकली आज के लिए इतना काफ़ी है कि ये जो हमने पहले फंक्शन पढ़े थे कि लिटरेचर रिव्यू के बेसिक फंक्शन क्या हो सकते हैं और मेजर कौन कौन से असेस हैं जिसके ज़रिए हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ सकते हैं। आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ना है इसको, और इसमें कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है ना आगे इसके फर्दर रिव्यूइंग द सेलेक्टेड लिटरेचर इसकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।